Hello everyone, this video is for the program control in your hand, means how you can wisely choose the loop and selection statement. So this video is basically for that only. So let's proceed for that. So controls of the program, how you control the program को हम कंट्रोल कैसे करेंगे वही चीज हम इसमें देखेंगे. अगर प्रोग्राम को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिलेगा. अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा. सो फॉर दैट पर्पस प्रोग्राम को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा लूप लगाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न इन दिस वीडियो. सो द फ्लो ऑफ द कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करके हम कर सकते हैं. पाइथन सपोर्ट द टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक सिलेक्शन होता है एक रिपीटेशन होता है. अगर हम सिलेक्ट करेंगे या फिर रिपीट करेंगे, कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे हमारा प्रोग्राम को रन करने के लिए. कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्यों जरूरत है. देखिए हम जैसे डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं, सपोज आप मान लीजिए सुबह उठा और फ्रेश हुआ, देन फिर ब्रेकफास्ट किया, या फिर कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए खाना बनाने का सेम प्रोसेस जो है दिन में 3 बार या 4 बार रिपीट होता है. तो सेम चीज अगर रिपीट करने के लिए सेम चीज रिपीट हो रहा है, प्रोग्रामिंग में सेम कोड अगर 4 बार लिखेंगे सो दैट मे बी अ प्रॉब्लम. तो उसको कम करने के लिए उसको रिपीट कैसे करेंगे, उस पर्पस के लिए यही है. स्टेटमेंट्स इन पाइथन, तो पाइथन में क्या क्या टाइप का स्टेटमेंट्स होता है. 3 टाइप का स्टेटमेंट है. एक तो एम्प्टी स्टेटमेंट है, जैसे 5 लिख दोगे तो एम्प्टी स्टेटमेंट हो जाएगा. दैट इज नथिंग, कुछ नहीं होगा, ये एक नल ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन होगा ही नहीं. पास PASS स्मॉल लेटर, राइट. देन अनदर वन इज सिंपल स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं हम सिंगल स्टेटमेंट. जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, सो वो नेम जाके कहां पे स्टोर होगा, x वेरिएबल में स्टोर होगा. ये हुआ सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है. और एक कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट होता क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट में एक हेडर होता है और फिर आगे कॉलम होता है. कॉलम इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस. कॉलम इसमें बहुत ही जरूरी होता है कॉलम लगाना. और कॉलम लगाने के बाद फिर एक इंडेंट क्रिएट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से 4 स्पेस या 5 स्पेस ऐसा क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली आप अगर एंटर देंगे तो. और फिर इंडेंटेड बॉडी कंटेनिंग स्टेटमेंट्स, वो काफी सारे स्टेटमेंट ही होता है इंडेंट बॉडी में. जो स्टेटमेंट है कि बार बार रिपीट होता है, जिसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है. नाउ लेट्स सी, चूज द पाथ. हम पाथ कैसे चूज करेंगे. देखो सीक्वेंस में भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, सिलेक्शन में भी होता है, इटरेशन मतलब लूपिंग होता है. सीक्वेंस में क्या होता है, प्रोग्राम वन बाय वन स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, जैसे भी सीक्वेंस में हम लिखे हैं वैसे ही सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है. पर सिलेक्शन में क्या होता है, कोई कंडीशन होता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो वो पर्टिकुलर ब्रांच एग्जीक्यूट करता है, नहीं तो आगे प्रोसीड करता है. इटरेशन में क्या होता है, लूपिंग. अगर कंडीशन जब तक ट्रू है, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ कमांड्स वो बार बार रिपीट होता रहता है जब तक आपका कंडीशन ट्रू होना हो जाए, ट्रू हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सीक्वेंस. सीक्वेंस हम कैसे फॉलो करेंगे. जनरली हम लिखते हैं, पहले जो हम अब तक प्रोग्राम करके आए वो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा लाइन में ही एग्जीक्यूट करके आते थे. लेट्स सी द स्टेटमेंट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली. जैसे ये फ्लो चार्ट हमने दे रखा है, फ्लो चार्ट में आपका प्रोग्राम ऐसे रन होता है. जैसे पहला हम देखेंगे कि स्टार्ट लिखा हुआ है. स्टार्ट में क्या है कि अब पहले स्टार्ट हुआ, जैसे फ्लो चार्ट हम देखते हैं तो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के लिए ओवल साइन यूज करते हैं. देन नेक्स्ट रीड करना, इधर इनपुट या फिर आउटपुट. इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज करते हैं फ्लो चार्ट के हिसाब से. देन जब एग्जीक्यूशन होता है या फिर प्रोसेसिंग के लिए या फिर असाइनमेंट के लिए, प्रोसेसिंग, असाइनमेंट, एग्जीक्यूशन, ये 3 चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं, ठीक है. जैसे कि हमने पहले स्टार्ट किया और स्टार्ट एंड एंड ओवल साइन में होता है. स्टार्ट किया, हमने एक वैल्यू रीड किया, ठीक है. वैल्यू रीड करने के लिए आर नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और मैंने क्या किया, पाई नाम का एक वेरिएबल में सेट कर दिया, पाई का वैल्यू 3.142, ये असाइन कर दिया मैंने. फिर मैंने एग्जीक्यूट कर रहा हूं या फिर प्रोसेस कर रहा हूं, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई आई हैव गिवन द वैल्यू. नाउ this value is processing and this statement or this evaluation, it will be stored in the value store
in the variable area. Then we are printing the area. We are displaying the value of the area. What is the area? It is displaying, and program is stopped here. Another one is there. First start is compulsory, and at the end is compulsory. I input the hours and rate. आर्स और रेट मैंने इनपुट कर लिया, उसके साथ नेम भी इनपुट कर लिया. देन आई हैव टू कैलकुलेट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल लिए, उसमें पे में स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा? आर्स इनटू रेट. कितना रेट है आपका और कितना आर आपने काम किया, उसके अकॉर्डिंग आपका पे डिसाइड होता है. देन पे हमें मिल गया, तो लास्ट में मैंने क्या किया? डिस्प्ले कराया आपका नेम, जो नाम आपका, और आपको कितना पे करना है. इट इज डिस्प्लेइंग. सो इसको आप कैसे करेंगे? फाइंड आउट द सर्कल. इसको कोड में हम कैसे लिखेंगे? जैसे आर नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे फ्लोट में, फ्लोट रेडियस में, रेडियस का जो लेंथ है दैट मे बी इन द फ्लोट में डेसिमल पॉइंट में आ सकते हैं. सो इनपुट करके एंटर रेडियस लेके ले गया, और पाई नाम का एक वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया 3.142. देन एरिया मैंने निकाला पाई इंटू आर, और आर स्क्वायर होता है आर इंटू आर. देन आई नीड टू प्रिंट आउट और डिस्प्ले द एरिया जो था वो डिस्प्ले कर दिया. और कैलकुलेट द पेमेंट. पेमेंट कैलकुलेशन करने के लिए नेक्स्ट है प्रोग्राम. तो इसके लिए क्या है, मैंने नेम ले लिया इनपुट में, ये स्ट्रिंग होता है तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था. और आर्स जो है मैं कितना और काम किया तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सॉरी रेट, आपका काम का जो रेट है पर घंटा कितना, पर आवर कितना रुपीस आपको मिलता है, तो वो फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट हो सकता है, इसलिए फ्लोट में मैंने कन्वर्ट कर लिया. सो आफ्टर दैट रेट इनटू आवर्स आके स्टोर हो गया पेयर नाम का वेरिएबल में. ये दोनों कैलकुलेशन होने के बाद सो पेयर नेम का वेरिएबल में स्टोर हो गया. तो फिर मैंने प्रिंट किया, क्या किया? हेलो, देन आपका नाम आएगा, पे इज, देन आपका पेमेंट, ये आपका वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे जो था सेम दे दिया. तो ये डबल कोट के अंदर जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है. नाउ आई मूविंग फॉर द नेक्स्ट. सो नाउ सिलेक्शन, ये आगे उसमें हमें आउटपुट मिल जाएगा. ये था हमारा सीक्वेंस में वन बाय वन आफ्टर अनदर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग, राइट? In this selection, what is there? In the selection, it has to be select the which one. Okay, let's see. A decision involves selecting from one of the two or more possible options. एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिसको हमें एक को सिलेक्ट करना होता है, not all. So in programming, this concept of decision making or selection is implemented with the help of the if else. If means if the condition is true, then execute this part. If the condition is false, then it will go for the else part. Now let's see. We'll see the flow chart of this. Okay, if and else condition का हम देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं. सो जैसे कि 3 नंबर है, 3 नंबर से कोई बड़ा नंबर है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, इसके लिए फ्लो चार्ट है. हम 3 वेरिएबल का पहले डिक्लेयर कर दिया. वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद 3 वैल्यू हमने यूजर से ले लिया है, फिर हमने असाइन कर लिया. रीड है मतलब हमने कीबोर्ड से एंटर करवाया यूजर से. पहले हमने चेक किया पहला वेरिएबल बड़ा है क्या दूसरा वेरिएबल से. अगर बड़ा है ट्रू तो फ्लो इस साइड में आएगा, राइट साइड में. फिर चेक करेगा अगर फर्स्ट वेरिएबल जो है थर्ड वैल्यू से बड़ा है क्या. अगर फर्स्ट वैल्यू सेकेंड से भी बड़ा है और थर्ड से भी बड़ा है तो सबसे जो पहला वाला है और सबसे बड़ा है उसको प्रिंट आउट कर दिया, और फिर हमने हमारा प्रोग्राम लास्ट में स्टॉप कर दिया. ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज अगर फॉल्स है, पहला वाला बड़ा नहीं है, फर्स्ट वैल्यू इज नॉट बिगर, वो क्या चेक किया? बी इज ग्रेटर देन सी. जो सेकंड वाला वैल्यू है, पहला वाला तो छोटा हो गया, इसका मतलब सेकंड वाला वैल्यू है जो थर्ड वैल्यू से बड़ा है. फर्स्ट वैल्यू तो छोटा हो ही गया, बड़ा है ही नहीं तो वो तो छोटा है, और थर्ड भी छोटा है, इसका मतलब सेकंड वाला बड़ा हो जाएगा. देन या लास्ट में जाके लास्ट में स्टॉप है, स्टॉप हो जाएगा. अगर ये दोनों ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट. अगर ये दोनों में से पहला वाला भी फॉल्स है या फिर सेकंड वाला कंडीशन फॉल्स है तो इन दोनों केसेस में थर्ड नंबर बड़ा. ठीक है, ये था फ्लो चार्ट. नाउ लेट्स सी पाइथन कोड ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम का पाइथन कोड क्या है? पहला ए बी सी 3 नंबर हमने इनपुट करा लिया. पहले चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी. पहला कंडीशन था तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट, पहला नंबर बड़ा है ही है. सेकंड में क्या है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू फॉल्स. अगर ट्रू नहीं था फॉल्स था, हमने पहला देखा था. अगर फॉल्स है तो दूसरा चेक किया, नॉट लगाया इसलिए. अगर ये फॉल्स हो जाएगा
तो ये क्या चेक करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी चेक करेगा। अगर बी इज ग्रेटर देन सी है और ये दोनों ट्रू हो गए, एंड ऑपरेशन यहाँ पे लगाए गए हैं, एंड ऑपरेटर, अगर दोनों ट्रू है सेकंड नंबर बड़ा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला कंडीशन को b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c भी कर सकते हैं, बट उससे पहले हमने कंपेयर करके आ चुके हैं। ठीक है, नाउ अगर ये दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, डेफिनेटली थर्ड वन इज द बेटर और थर्ड वन इज द ग्रेटेस्ट, वी कैन प्रिंट द सेम थिंग एल्स कंडीशन में। और उससे देखने से पहले हम एक चीज और एक बार गौर से देख लेते हैं कि देखिए ये जो प्रोग्राम हमने बनाया, प्रोग्राम में जैसे इफ a is greater than b and a is greater than c, then कॉलन लगाया गया। कॉलन इज कंपलसरी। कॉलन के बाद हम जब एंटर करते हैं प्रोग्रामिंग लिखने में, तब यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं इंडेंट। अगर इंडेंट हमारा ठीक है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सही रहेगा। ठीक है, अदरवाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इंडेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। फिर इस स्टेटमेंट हमने लिखा, स्टेटमेंट एंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में भी इंडेंट हमारा इसी लाइन में आएगा, बट हमें इसी लाइन में नहीं चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक खत्म हो गया मेरा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, हमें यहीं से और यहीं तक हमें आउटपुट चाहिए था, वो हमें मिल गया। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल इफ दूसरा कंडीशन यूज कर रहे हैं एल्स इफ में। ठीक है, एल्स इफ के लिए हमें जो लिखेंगे, यहां पे हमारा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, हम बैक स्पेस देके हम चले जाएंगे पूरा स्टार्टिंग तक, फिर वैसे स्टार्ट करेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमने लिखा, कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद एंटर करते ही अपने आप स्पेस इतना क्रिएट कर लेता है। हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने के बाद एंटर करते ही हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होता है, बट बैक स्पेस देके हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा, बिकॉज हमें स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा एल्स इफ एलिफ एल्स, ये सेम लाइन में होना चाहिए। अब इन्होंने हमने यहाँ पे लिखा, ये इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी बिकॉज हम ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इंडेंट क्रिएट करते हैं। इंडेंट का होना जरूरी है क्योंकि पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होता है, और सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, नॉट ऑल द स्टेटमेंट्स, इसको इसलिए सिलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, एल्स पार्ट में भी सेम यही चीज है, सिर्फ इसमें रहता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड द इटरेशन। इटरेशन मींस लूपिंग, जो बार बार साइकिल होता रहता है। कोई भी चीज है तो ऐसा साइकिल होता रहता है, उसको रिपीटेशन बोला जाता है। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, set of statement, it is not the single statement, it is the set of statement। एक स्टेटमेंट का पूरा सेट होता है डिपेंडिंग अपॉन एक कंडीशन टेस्ट। कंडीशन टेस्ट पे ही वो लूप एग्जीक्यूट होता है। हमारे यहाँ पे जो पहले दिखाया वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, इफ एल्स में एक बार एग्जीक्यूट होगा सिर्फ, और ये तीनों में किसी एक ही एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया और एल से ये बाहर आ जाएगा, बाकी कंडीशन चेक नहीं करता है। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक करता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड पार्ट में नहीं जाता है। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तभी जाके सेकंड जो कंडीशन है एल इफ, वो पार्ट चेक करता है। अगर ये ट्रू है तो उसका ब्रैकेट में जो भी है सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर ये फॉल्स है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स में आएगा। एल्स में कुछ भी चेक नहीं करना है, दोनों अगर फॉल्स है, एल्स पार्ट में जो भी है वो एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द थिंग ऑफ द इफ एल्स। नाउ लेट्स सी, सो ये कंडीशनल में कंडीशन जब तक ट्रू है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट कितना बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इट रिपीट्स एग्जीक्यूट्स द लूप बॉडी, बॉडी का लूप का बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करता रहता है again and again till that time condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहता है। इसको इटरेशन बोलते हैं। इटरेशन मतलब बार बार, और लूपिंग बोलते हैं जो साइकिल चलता रहता है। ठीक है, सो इसका एक फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कैसे बनाया गया है, जैसे कि ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, इनिशियलाइज हो गया पहले। इनिशियलाइज होने के बाद फिर कंडीशनल टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड। फिर काउंटर स्टेटमेंट भी आता है, वो भी एग्जीक्यूट होता है। फिर चलता है टेस्ट स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, और ऐसे ही टेस्ट स्टेटमेंट काफी देर तक चलता रहता है। ठीक है, लेट्स सी कि ये टेस्ट कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चलते रहेगा, बॉडी लूप काम करेगा। काउंटर स्टेटमेंट मींस अगर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता रहेगा।
ठीक है, कोई भी वेरिएबल का, क्योंकि वेरिएबल जाके यहाँ पे फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन में वो चेक करते हैं। जब तक ट्रू है तब तक ये लूप यहाँ से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। जब फॉल्स है, जब टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद एग्जिट हो जाएगा। तो दिस इज द मैटर। तो जैसे कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक हम नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, फ्लो चार्ट है। देखिए जैसे स्टार्ट कर दिया हमने और फिर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, आई के वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, और असाइन कर दिया, आप मान सकते हो। तो चेक कर रहा हूं, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, पहले बार के लिए आई का वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज ट्रू। तो ये प्रिंट करेगा आई, 1 प्रिंट कर दिया। और फिर क्या किया यहाँ पे, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू बढ़ गया, 2 हो गया। 2 जाके यहाँ पे फिर चेक कर रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, इट इज ट्रू। सो 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया, 1 पहले प्रिंट था, फिर इसके बाद 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 प्रिंट हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते समझ हमारा बढ़ते 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 हमारा 8 प्रिंट हो गया, ठीक है, 8 आके प्रिंट हो गया। 8 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 8 आई इक्वल टू आई प्लस 1 मीन्स 8 प्लस 1 9, 9 आई में स्टोर हो जाएगा। अगर आई 9 में 9 आई में स्टोर हो गया, यहाँ पे चेक किया, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, इट इज ट्रू। सो प्रिंट आई, मतलब 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 यहाँ पे गया, 9 के साथ एक प्लस हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे 10 हो गया, यहाँ पे चेक कर रहा है 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 इज लेस देन इक्वल 10, ये तो फॉल्स है, 10 इज इक्वल टू 10, इट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट क्या करेगा, 9 के बाद 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आकर चेक किया कि चेक नहीं किया है, ये इंक्रीमेंट है, काउंटर जिसको बोलते हैं। आई के वैल्यू 10 है, सो 10 इक्वल टू 10 प्लस 1 11, आई के वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू 11 हो गया। तो 11 आके यहाँ पे चेक कर रहा है, 11 इज लेस देन इक्वल टू 11, ये फॉल्स, कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। 11 कभी 10 से 10 का बराबर नहीं है या फिर 10 से छोटा नहीं है, तो ये जैसा फॉल्स है, फॉल्स है तो लूप आ जाएगा, लूप लेफ्ट साइड में जाएगा, जाके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। दिस द फ्लो चार्ट, ये हमें समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हम देखेंगे, देखिए पाइथन कोड इसके लिए कैसे लिखते हैं। एक तो व्हाइल लूप से हम पाइथन कोड भी लिख सकते हैं और फॉर लूप से भी लिख सकते हैं। व्हाइल लूप से लिखेंगे तो कैसे है, पहले आई का वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, आई इक्वल टू 1, फिर व्हाइल हमने कंडीशन लगाया, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर कॉलन लगाया, आई कब तक होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, लेस देन और इक्वल टू 10, 10 या फिर 10 से छोटा होना चाहिए। और फिर मैंने आई को प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद और एक स्टेप मैंने इनिशियलाइज किया था, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1, ये सेम चीज है, ठीक है। बस इतना लिखना है और कोड को एग्जीक्यूट करना है। कोड में आउटपुट आएगा 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू 10 तक आ जाएगा, 9 10। देखिए फोर लूप में हम कैसे करते हैं काम, फोर लूप में भी वही चीज होगा, बस 2 सेंटेंस में हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेंज फंक्शन लगाया और इन ऑपरेटर लगाया, इस वजह से। इसका भी सिंटेक्स आगे आगे है, उसको मैं भी समझा दूंगा। जैसे कि फॉर आई, फॉर एक कीवर्ड है, व्हाइल भी एक कीवर्ड था, फॉर आई इन रेंज, रेंज के अंदर ये स्टार्टिंग वैल्यू जो जहां तक चाहिए उससे एक बड़ा लाना पड़ता है टारगेट वैल्यू। जैसे मुझे 10 चाहिए तो मुझे 11 लेना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है, इट इज नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1, 11 नॉट डॉट, नॉट फुल स्टॉप, नॉट सेमीकोलन, इट इज कॉमा, क्योंकि ये सेपरेटर होता है, पैरामीटर है, डिफरेंट पैरामीटर। देन कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद मैं एंटर देते ही यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक। यहाँ पे देखिए इधर भी व्हाइल लूप में भी ब्लॉक क्रिएट होता है, तो यहाँ पे फॉर लूप में भी क्रिएट हो गया। आई को प्रिंट कर दिया, आई को प्रिंट करने के बाद आई को बढ़ाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंज फंक्शन में 3 चीज होता है, एक होता है इनिशियल फर्स्ट फेज, एक होता है टारगेट, और एक लास्ट वाला होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसको स्टेप बोलते हैं। वो चीज इसमें नहीं है, वो ऑप्शनल है। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है 1 इंक्रीमेंट होता है, तो इसमें भी वही चीज 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। नाउ विल सी द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज द इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। पाइथन का इफ स्टेटमेंट कैसे बनता है और क्या है कैसे नहीं है, ठीक है, हमने तो पहले समझा दिया था, बट फिर भी देख लेते हैं उसका सिंटेक्स वगैरह। इफ स्टेटमेंट टेस्ट द पर्टिकुलर कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करता है। इफ कंडीशन इज, इफ द कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है, पर्टिकुलर कंडीशन,
कोर्स ऑफ एक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फॉलोड, मैंने बताया, उसमें बताया था अगर पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो वो दिखाएगा, सेकंड वाला अगर फॉल्स है तो सेकंड वाला के पास आएगा, सेकंड वाला अगर फॉल्स है थर्ड वाला के पास जाएगा, ऐसे करते चलता रहता है। ठीक है, और पहला कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है इफ 5 इज ग्रेटर देन 7, तो 5 इज ग्रेटर देन 7 प्रिंट हो जाए। ठीक है, और एक चीज सबसे बड़ा वाला चीज हमें देखने के लिए, इफ का आगे जो कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन जो है हमेशा कंडीशन ट्रू मींस नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स का वैल्यू माइनस मतलब नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होते ही वो फॉल्स हो जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसका सेटअप कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ एक्स, एक्स का वैल्यू सपोज हमने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज 5 ले लिया, ठीक है, द वैल्यू इज नॉन जीरो, 5 नॉन जीरो होगा, एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज एक्स का वैल्यू हमने 5 ले लिया, कोई कंडीशन नहीं, इफ एक्स कर दिया, एक्स मींस इट इज वेल नोन दैट की एक्स मींस दिस मस्ट बी नॉन जीरो, कोई भी वैल्यू है नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मींस दैट मे बी नेगेटिव, दैट मे बी पॉजिटिव, बस एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तभी वो ट्रू होता है। आप यहाँ पे मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे किया, इफ स्टेटमेंट टेस्ट द पर्टिकुलर कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज फॉलोड, जो भी एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसमें इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट से। अब हम मार्क देखेंगे -10, 0, 33, 34 आप डाल के चेक कर सकते हैं। ये है एग्जांपल, इफ सपोज मार्क का वैल्यू सपोज मैंने -10 दिया, अब इफ मार्क इज ग्रेटर देन 33 पास, एल्स फेल। ये क्या होगा, अगर 10 आएगा तो इनपुट, ग्रेटर देन 33 है ही नहीं तो डेफिनेटली ये फेल होगा। 0 देंगे, ग्रेटर देन 33 है ही नहीं तो ये फेल ही होगा। ठीक है, 33 दिए, 33 इज ग्रेटर देन 33, ये फॉल्स है तो भी फेल आएगा। 34 देंगे, 34 इज ग्रेटर देन 33, ये ट्रू है तो ये पास एग्जीक्यूट करेगा। जब 33 हम पुट करेंगे मार्क का वैल्यू तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। मैंने 4 अलग अलग ऑप्शन इसलिए दिया था। ठीक है, x इक्वल टू -1, 0 और 1, हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। x इक्वल टू सपोज मैंने -1 दिया तो प्रिंट फेल आएगा, क्योंकि इफ x कंडीशन है, कंडीशन जब तक नॉन जीरो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इफ x इज नॉन जीरो, जीरो नहीं है, x का वैल्यू 0 है का पहले वाला करिए, ये -1 है तो ये पास है। अगर x का इक्वल टू हमने 0 लगाया, x इज नॉन जीरो, नो, जीरो जब है 0 के लिए फेल प्रिंट करेगा, -1 के लिए पास प्रिंट करेगा और 1 वैल्यू के लिए भी पास प्रिंट करेगा। राइट, एक्चुअली ये था गिव द आंसर, आपके लिए आंसर के लिए था, बट आई हैव गिवन द आंसर। राइट, लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट। इफ एलिफ स्टेटमेंट, मैंने पहले एलिफ ही बता दिया था, बट एलिफ में क्या होता है, जब जहां पे मोर देन 2 कंडीशंस आता है, जहां पे एक ही कंडीशन है वहां पे सिर्फ इफ लगता है, जहां पे 2 कंडीशन है वहां पे इफ और एल्स 2 लगता है, जहां पे मोर देन 2 कंडीशंस आता है बीच में एलिफ बार बार लगा सकता है। जितना भी कंडीशन है, सबसे पहले इफ लगेगा, लास्ट में सबसे लास्ट में एल्स लगेगा, बीच में मल्टीपल टाइम एलिफ लग सकता है। ठीक है, जैसे कि नम इंटीजर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, एंटर नंबर, नंबर अगर 0 से बड़ा है मैंने दिखाया वो पॉजिटिव नंबर, आपका एंटर नंबर पॉजिटिव। अगर नंबर आपने नेगेटिव नंबर डाला होगा, -2 -5 कुछ भी, आपको दिखाएगा नेगेटिव नंबर। आपने पॉजिटिव नंबर नहीं डाला, नेगेटिव नहीं डाला, डेफिनेटली आपका नंबर 0 होगा, तो ये बोल रहे हैं कि एंटर नंबर इज 0। ठीक है, एलिफ लगा दिया बीच में एक। Now the next is nested if statement of the Python. Python में nested if, बार बार if statement यूज कर सकते हैं। इसमें कितना बार यूज कर सकते हैं, ये 4 फॉर्म में होता है। ठीक है, nested if, if के अंदर if, देखिए यहाँ पे एक if है, उसके अंदर और एक if, और सेकेंड if के अंदर बराबर में else है। ठीक है, ये पहला if के बराबर में elif है और else है। ठीक है, और पहला if जो है वो nested हो गया, इसको बोलते हैं ये फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में क्या देखेंगे, इफ है, एलिफ है, और एलिफ का पोर्शन में ये नेस्टेड इफ मैंने बना दिया।
और एल्स स्टेटमेंट ऐसी है। थर्ड फॉर्म हम देखेंगे, इफ सही है, एल इफ सही है, एल्स पार्ट में भी नेस्टेड कर दिया हमने इफ, यहां पे भी कंडीशन चेक करेगा। पहले तो था कंडीशन चेक नहीं करने वाला था, एल्स एग्जीक्यूट करेगा, बट इन दिस फॉर्म ऑफ नेस्टेड इफ the else part is checking for if condition and else condition. If condition is true, then this part will execute, otherwise it will move for the, if this is false, condition is false, then else part will be executed. Okay, now the fourth कैसे फॉर्म है, पहला if के अंदर भी if नेस्टेड इफ, एलिफ अंदर में भी और एक एलिफ और एक इफ, यहां पे भी नेस्टेड इफ, और एल्स पार्ट में भी इफ लगा सकते हैं। यह नेस्टेड इफ का फोर्थ। हर पार्ट में, इफ पार्ट में भी लगा सकते हैं नेस्टेड इफ, एलिफ पार्ट में भी लगा सकते हैं, एल्स पार्ट में भी लगा सकते हैं। लेट्स सी इटरेशन एंड लूपिंग स्टेटमेंट। देखते हैं इटरेशन कैसे होता है, लूपिंग स्टेटमेंट कैसे है। कंटिन्यूइंग लूप होता है, कंडीशनल लूप होता है। कंटिन्यूइंग लूप क्या है, फॉर लूप फॉर्मूला यूज करते हैं कंटिन्यूइंग लूप के लिए, क्योंकि इसमें the loop that repeat a certain number of time, particular number of time ही रिपीट करता है, कोई कंडीशन नहीं है, particular number of time, इसलिए इसको कंटिन्यूइंग लूप बोलते हैं। कंडीशनल लूप कंडीशन चेक करता है, व्हाइल में कंडीशन चेक करता है, फॉर में हमने दिखाया था कोई कंडीशन चेक नहीं किया था। तो द लूप दैट रिपीट्स until the certain thing happen, कुछ पर्टिकुलर थिंग जब तक हैपन नहीं होता है तब तक ही चलता रहता है, राइट। नाउ रिपीटेशन ऑफ वर्क, कैसे रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन होना था, यहाँ पे कुछ गलतियां हैं ऊपर। कंडीशनल लूप है, व्हाइल लूप, कंडीशनल लूप x इक्वल टू 1 व्हाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट x, और x इक्वल टू x प्लस 1, 1 से लेकर 10 आउटपुट है। सेम हमने इसको फॉर लूप में करके दिखाया था, पहला चीज पहले जो दिखाया था वही चीज यहाँ पे भी दिखा दिया, ठीक है। रिपीटेशन वो आप दो चीज में भी हो जाता है ना। व्हाइल लूप कैसे होता है, व्हाइल लूप का कैसे चीज है, व्हाइल लूप में एक तो इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे x इक्वल टू 10 है, फिर होता है टेस्ट, रिपीटिंग और स्टॉपिंग, रिपीट होगा स्टॉप होगा, जिसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं। देन बॉडी ऑफ द लूप, लूप का बॉडी, जैसे कि ये प्रिंट x जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। देन अपडेट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन जैसे कि x का वैल्यू हमने अपडेट किया, 1 से आइदर घटाया या फिर बढ़ाया, ठीक है। देन फॉर लूप, फॉर लूप में कैसा होता है, फॉर आगे वेरिएबल होता है, मैंने बताया था इन भी था वहां पे, और सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, रेंज भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया हमने, ठीक है। स्टेटमेंट टू रिपीट होगा फॉर ए इन 5 7 10, सो 5 का वैल्यू पहले बार के लिए ए में स्टोर होगा पहला लूप में, सेकेंड टाइम में सेकेंड वैल्यू ए वेरिएबल में स्टोर होगा, थर्ड टाइम जो लूप चलेगा थर्ड वाला वैल्यू ए में स्टोर होगा, और पहला बार के लिए जो ए में क्या स्टोर था 5 प्रिंट होगा, सेकेंड बार के लिए क्या प्रिंट होगा 7, थर्ड टाइम के लिए क्या प्रिंट होगा 10, ठीक है। ये सारे जो है एक एक बार में एक एक आके ए वेरिएबल में स्टोर होंगे। द रेंज फंक्शन, हमने जो रेंज फंक्शन लगाया था उसको देख लेते हैं एक बार। रेंज फंक्शन होता है क्या है, कैसे क्या है। रेंज फंक्शन में 3 चीज होता है, मैंने बताया था, ठीक है। रेंज फंक्शन में क्या है, 3 चीज है। एक तो होता है आप ऐसे सिर्फ स्टॉप भी लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगर मैंने स्टॉप में क्या लिखा 11 लिख दिया, रेंज में जाके 11 लिख दिया, इसका मतलब है 1 से लेकर 11 तक वो काम करेगा। लेट्स सी, स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर कुछ सप्लाई नहीं किया 0 से स्टार्ट हुआ, और हम दे सकते हैं स्टार्ट और स्टॉप दे सकते हैं, और मैंने स्टेप को ऑप्शनल रखा था, स्टेप ऑप्शनल 1 ही होता है, ठीक है। फॉर x इन रेंज 1 to 11 प्रिंट x, 1 से लेकर 11 मींस 10 तक प्रिंट होगा। अब देखते हैं स्टार्ट में क्या होता है। द वैल्यू ऑफ द स्टार्ट पैरामीटर और 0 इफ द पैरामीटर इज नॉट सप्लाइड, स्टार्ट अगर नहीं देंगे तो डिफिनेट बाय डिफॉल्ट वो 0 हो जाता है। स्टॉप में द वैल्यू ऑफ द स्टॉप पैरामीटर, स्टॉप में स्टॉप पैरामीटर दिया जाता है, कहां पे स्टॉप होना है उसका एक नंबर आगे का देना होता है, एक स्टेप आगे का, क्योंकि जहां पे स्टॉप होता है उसका एक स्टेप पहले स्टॉप हो जाता है।
देन स्टेप क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द स्टेप पैरामीटर डिफॉल्ट 1 होता है अगर कुछ नहीं दिया जाता है, नहीं तो स्टेप आप माइनस कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, दो दो बढ़ा सकते हैं, स्किप काउंटिंग जैसे दो दो घटा भी सकते हैं, ऐसे अपना हिसाब से आप कम बेसी कर सकते हैं। नाउ रेंज फंक्शन में आगे हम क्या देखते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस में पूछ रहा हूं तो उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। सो रेंज 10 इसमें क्या आउटपुट आएगा, 0 से लेकर 9 तक आएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉप वैल्यू ही मेंशन किए हैं और बाय डिफॉल्ट 0 होता है अगर कुछ नहीं देता तो, और जहां पे लास्ट वैल्यू होता है दैट विल बी एक्सक्लूडेड, उसको नहीं मिलेगा, उसके पहले ही आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंज 5,10, डेफिनेटली ये 5 से स्टार्ट होगा क्योंकि स्टार्टिंग दे रखे हैं, 5 6 7 8 9 तक ही आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज 3 to 7, 3,7, 3 से लेकर 6 तक प्रिंट होगा, 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज 5 15 3, 5 पे आ गया स्टार्टिंग इनिशियल, 15 मतलब 14 तक प्रिंट होगा, 3 मतलब स्टेप 3 हो, 3 ऊपर से जाएगा, पहले 5 फिर उसके बाद आएगा 5 3 8 सो ऑन, पहले 5 आएगा फिर 8 फिर 11 फिर 14, पर 15 प्रिंट नहीं होगा, 15 से पहला वाला नंबर ही प्रिंट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज 9 3 -1, 9 से आएगा 3 तक, 9 प्रिंट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली 9 प्रिंट होगा क्योंकि इनिशियल है, 3 प्रिंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कहां तक होगा, 9 से लेकर 3 तक, उससे 3 का पहला नंबर क्या आ रहा है 4, 4 तक प्रिंट होगा, एक एक करके माइनस आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज 10 1 -2, 10 से लेकर 1 तक जाएगा, 2 2 घटाते, पहला नंबर तो 10 प्रिंट होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 8 6 4 2, 1 प्रिंट होगा, नो नहीं होगा। Now let's see the next question, the next slide, जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जंप करने के लिए हमें स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है बिकॉज ये लूप में ही काम में आता है, बिकॉज कभी कभी सेम चीज आ जाता है तो उस टाइम कोई कंडीशन अगर लूप में ट्रू हो जाता है, आइदर हमें लूप से बाहर आना पड़ता है या फिर पार्टिकुलर इटरेशन को हम स्किप करना पड़ता है कि इसको स्किप कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए होता है, एनाबल्स अ प्रोग्राम टू स्किप आउट द लूप इटरेशन, लूप इटरेशन से स्किप करके आ जाना। कंटिन्यू स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं, इट इज अनदर स्टेटमेंट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट की तरह है बट इट्स कीप द पार्ट ऑफ द कोड, बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द कोड उसको स्किप करता है बट एग्जीक्यूशन चलते रहता है, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन, दो नेक्स्ट इटरेशन करेगा, और ब्रेक स्टेटमेंट में एक बार ब्रेक लग गया मतलब लूप से बाहर, कंटिन्यू में कंटिन्यू लिख किया, नेक्स्ट नीचे नीचे जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर देगा, लूप चलेगा। ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि यूज द ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द लूप व्हेन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, सॉरी एक स्ट्रिंग है जिसको सीक्वेंस बोलते हैं, फॉर लूप पे यूज किया जाता है, हर एक कैरेक्टर उठ के आके वेल नाम का वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। पहला बार के लिए एस आएगा, फिर टी, फिर आर, फिर आई, फिर एन, फिर जी। इफ वेल इक्वल टू आई, वेल का वैल्यू अगर आई आ जाता है ब्रेक, पहला बार इसका मतलब है ना ब्रेक, नहीं तो क्या करेगा प्रिंट करेगा वैल्यू एस टी आर प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर बाहर आ जाएगा और क्या बोलेगा द एंड, खत्म, ठीक है। ये एग्जाम्पल में जिसको बोलते हैं सिंटेक्स, सिंटेक्स में ये मेंशन किया गया है, इसको चेक कर सकते हैं फॉर लूप और व्हाइल लूप का, ठीक है। और ब्रेक, ब्रेक लगाते ही ये कोड से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, कोड आउटसाइड द फॉर लूप, यहाँ पे भी व्हाइल में भी और फॉर लूप में दोनों में ही यूज करते हैं ये। नाउ सी द नेक्स्ट द कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे, सेम प्रोग्राम है, स्ट्रिंग हर एक कैरेक्टर जाके वेल में स्टोर होगा, अगर वेल इक्वल टू आई, आई आता था कंटिन्यू, ठीक है, देन प्रिंट वेल ऐसा करते जाएगा, प्रिंट द एंड, इसमें क्या प्रिंट होगा एस टी आर आई प्रिंट नहीं होगा, एन जी प्रिंट होगा, ठीक है ना। सेम थिंग कंटिन्यू में क्या करेगा, ब्रेक में नीचे आ जाता था आउट,
पर कंटिन्यू में वो फिर कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, यही चीज है दोनों व्हाइल लूप में भी और फॉर लूप में भी सेम चीज को दिखाया गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन ऐसे एक फंक्शन है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं से भी किसी के बीच में उस नंबर रैंडमली जनरेट करा सकते हैं। हम इसके लिए भी फंक्शन प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि हम एक नंबर जनरेट किया, आप गैस करो कि मैंने कौन सा नंबर जनरेट किया या फिर सिस्टम ने कौन सा नंबर जनरेट किया। इसके लिए हमें रैंडम नाम का एक मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्पेस RANDOM रैंडम मॉड्यूल। और फिर मैंने क्या किया, नम नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया रैंडम डॉट रैंडिंट, ये फंक्शन यूज किया जो कि रैंडिंट नाम का फंक्शन रैंडम नाम का मॉड्यूल में है। उसमें मैंने दे दिया ऊपर के हिसाब से सिंटैक्स के हिसाब से लोअर लिमिट सबसे छोटा नंबर 1, अपर लिमिट 100, 1 से 100 तक 1 भी आएगा इसमें, 100 भी आ सकता है। इनका बीच में से कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करो और नंबर स्टोर करो, और आप चाहते हो तो प्रिंट करने के लिए उसको प्रिंट करके डिस्प्ले करके देख सकते हैं। Now I think you have understood all this thing, and if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel. And if you have any doubt, so write me in the comment box and I'll give the answer of all this. Then in next video I'll show you the different questions and I'll give the answer of the different questions of same thing. Thank you for watching this, and please